Good morning everyone. वेलकम बैक टू जीके टुडे. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया अनाउंस्ड अ मेडिकल ई वीज़ा फैसिलिटी फॉर द सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री. इंडिया ने हाल ही में एक मेडिकल ई वीज़ा फैसिलिटी अनाउंस करी है. फॉर किस कंट्री के सिटीजन्स, आपको ये बताना है. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है एक ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए और साथ ही एक नया कंसुलेट ओपन होगा रंगपुर में. ठीक है, रंगपुर कहाँ है? बांग्लादेश में. और ये कब हुआ है? क्योंकि अभी अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना 2 दिन की स्टेट विजिट पे आई थी इंडिया के अंदर, तभी ये चीज़ डिसाइड हुई है. इसी के साथ याद रखिएगा कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फर्स्ट स्टेट गेस्ट रही हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के 3rd टर्म के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों लीडर्स ने हाईलाइट किया कि क्या इंपॉर्टेंस है इनकी फ्रिक्वेंट मीटिंग्स का ओवर द पास्ट ईयर. ठीक है, तो इंडिया ने एक मेडिकल ई वीज़ा फैसिलिटी अनाउंस की है बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए. ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में कुछ कंट्रीज देखते हैं जो न्यूज में आई. पहला क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ट्रीटी साइन बिटवीन विच 2 कंट्रीज. इंडस वाटर ट्रीटी जो आजकल चर्चे में है, ये कौन से 2 कंट्रीज के बीच की ट्रीटी है, आपको ये बताना है. ये बहुत फेमस ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की. न्यूज में क्यों आई? क्योंकि हाल ही में एक पाकिस्तानी डेलीगेशन अराइव हुआ है जम्मू में. किस लिए? इस 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस करने के लिए. ठीक है, इसको साइन किया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट अयूब खान ने, और इसके लिए ब्रोकर चूज किया गया था वर्ल्ड बैंक को. तो ये जो ट्रीटी है ये बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम के वाटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है दोनों कंट्रीज में. और इंडिया कौन कौन से रिवर से वाटर रिसीव करता है? ब्यास, रावी एंड सतलज रिवर से. वहीं पाकिस्तान को वाटर मिलता है फ्रॉम चेनाब, इंडस एंड झेलम रिवर्स. ठीक है, तो परमानेंट इंडस कमीशन याद रखिएगा कि ओवरसी करता है इस ट्रीटी के इम्प्लीमेंटेशन को. तो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाली एक ट्रीटी है. साइन रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ विच कंट्री. ये कौन से कंट्री की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है? आंसर हो जाएगा फ्रांस. ठीक है, तो डिस्पाइट कि इतने ज़्यादा क्लीन अप एफर्ट्स चल रहे हैं, बावजूद इसके ये जो रिवर है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है फॉर एनी टाइप ऑफ स्विमिंग इवेंट्स इन द अपकमिंग ओलंपिक गेम्स. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी स्विमिंग इवेंट्स नहीं हो सकते. और ये याद रखिएगा फ्रांस की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है और ये फ्लो करती है थ्रू पेरिस फॉर 13 किलोमीटर्स, जबकि ये एम्प्टी हो जाती है इनटू द इंग्लिश चैनल. फाइन, तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है कि ये जो रिवर है ये फ्रांस की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है. फायर ड्रैगन 480 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ विच कंट्री. फायर ड्रैगन 480 एक टैक्टिकल मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है बेसिकली, चाइना कंट्री की. Recently, which country has become the first in 2024 and the 51st globally to eliminate a neglected tropical disease, the Gambianze form of human African trypanosmiasis. इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि 51st नेशन हो गया है चैड कंट्री इस neglected tropical disease को एलिमिनेट करने के लिए. Recently, which country became the first Southeast Asian country to recognize the same-sex marriage? यहाँ पे आंसर है थाईलैंड. ठीक है, थाईलैंड पहली कंट्री बन चुकी है साउथ ईस्ट एशिया से जिसने कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज कर लिया है और सारे के सारे अब इनको लीगल राइट्स वगैरह मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who won 2 bronze medals for India at the Archery World Cup 2024? आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 के दौरान इसमें से कौन है जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इंडिया के लिए जीते हैं? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, धीरज बोम्मा देवरा. और इस दौरान इन्होंने 2 ब्रोंज मेडल्स जीते हैं इन द रिकर इवेंट्स. याद रखिएगा इंडिया ने ओवरऑल इसमें 4 मेडल्स जीते हैं, 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रोंज है. ठीक है, तो इंडियन वुमेन की जो कंपाउंड टीम थी जिसमें कि अदिति स्वामी थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम थी और परनीत कौर थी, इसने हैट्रिक अचीव की है इस टीम ने गोल्ड मेडल्स की. इसी के साथ ही इनका 3rd कंसेक्यूटिव विन था इस सीजन का. ठीक है, तो ब्रोंज मेडल्स 2 कौन जीते हैं इंडिया के लिए एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024? इनका नाम है धीरज बोम्मा देवरा. चलिए कुछ रिसेंट विनर्स देख लेते हैं, यानी ऐसे विनर्स जो न्यूज में आए. Recently, which institute has won joint second prize in the Trinity Challenge second competition for addressing antimicrobial resistance? ये है IIIT Delhi. Okay. Recently, who won a gold medal at the Paavo Nurmi Games in Finland? सबसे पहले याद रखिएगा ये पावो नुर्मी गेम्स कहाँ पे हुआ है? फिनलैंड में.
और इस दौरान गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, जो कि एक जैवलिन थ्रोअर है। Iga Swiatek, who recently won the French Open 2024 women's title, belongs to which country? Iga Swiatek ने जीता है फ्रेंच ओपन का वुमेन्स टाइटल और ये पोलैंड कंट्री को बिलोंग करती हैं। यहाँ पे अगर हम मेंस टाइटल की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसके विनर थे कार्लोस अल्काराज, ठीक है। रिसेंटली विच इंडियन शटलर वन द टाइटल एट बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट? इनका नाम है तन्वी शर्मा, ठीक है। Which team has won the IPL 2024? IPL 2024 के विनर थे कोलकाता नाइट राइडर्स। आपको बताना है कि इसमें रनर अप कौन थे, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसको हरा के ये खिताब जीता है। What is the theme of International Olympics Day 2024? इसके लिए थीम क्या रखी गई? सबसे पहले ओलंपिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड लेवल पे 23 जून को, क्योंकि इसी दिन फाउंडेशन रखी गई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पेरिस के अंदर, कौन से ईयर में? 1894 में, ठीक है। तो फर्स्ट ओलंपिक डे हमने सेलिब्रेट किया 1948 में। इस साल की थीम हमने रखी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये थीम इनकरेज करती है ग्लोबल पार्टिसिपेशन को इन स्पोर्ट्स। याद रखने वाली बात क्या है? 33rd समर ओलंपिक्स होंगे पेरिस में। कब से कब तक हो रहे हैं? 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक 2024 में, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें याद रखिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 23 जून को। थीम इस साल की हमने रखी है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ओके। चलिए कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देखते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे एनुअली? इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे हम ग्लोबली सेलिब्रेट करते हैं 23 जून को, ताकि हम पब्लिक सर्विस की इंपॉर्टेंस के ऊपर हाईलाइट कर सकें और जो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके डेडिकेशन को ऑनर कर सकें, ठीक है। तो इस दिन का पर्पस क्या है? जो वैल्यू है पब्लिक सर्विस की टू द कम्युनिटीज उसको हम सेलिब्रेट करें और इसका जो कंट्रीब्यूशन है टू द डेवलपमेंट उसको हम शोकेस करें। साथ ही जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके वर्क को ऑनर करा जाए, ताकि यंग पीपल हमारे इंस्पायर हों टू कंसीडर कैरियर्स इन द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे होता है 23 जून को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे एवरी ईयर? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 21 जून को। What is the theme for इंटरनेशनल योगा डे 2024? इंटरनेशनल योगा डे होता है 21 जून को। और अगर थीम की हम बात करेंगे, थीम क्या रखी गई थी इस साल के लिए? बहुत बार मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे एवरी ईयर? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे होता है 20 जून को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे एनुअली? आंसर इज 14 जून, ठीक है। नेक्स्ट है Recently, who was elected unanimously as the Speaker of the 16th Andhra Pradesh Legislative Assembly? हाल ही में किनको यूनानिमस तरीके से इलेक्ट किया गया एज द स्पीकर ऑफ द 16th आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सी अय्यन्ना पत्रुदू, ठीक है। तो तेलुगु देशम पार्टी के ये नेता हैं या एमएलए हैं और इनको यूनानिमस तरीके से इलेक्ट किया गया एज द स्पीकर ऑफ 16th आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका इलेक्शन याद रखिएगा टोटली अनअपोज रहा, क्योंकि कोई और एमएलए ऐसे नहीं थे जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया स्पीकर के पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है सी अय्यन्ना पत्रुदू, ये बन गए हैं स्पीकर 16th आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। चलिए कुछ रिसेंट इलेक्शंस देखते हैं। Recently, Cyril Ramaphosa has been re-elected as the president of which country? Cyril Ramaphosa re-elect हो चुके हैं as the president of South Africa. Recently, which country's former prime minister has been elected as the president of the upcoming 79th session of United Nations General Assembly? United Nations General Assembly का जो 79th session है, इसमें कौन प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए हैं? बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ये, तो आंसर हो जाएगा कैमरून, ठीक है। इनका नाम मैंने आपको बहुत बार बताया है, आप इसका जवाब कमेंट्स में मेंशन करिए कि इनका पर्टिकुलर नाम क्या है। Recently, which countries were elected as a non-permanent members of United Nations Security Council for the 2025 to 26 term? तो इस टाइम पीरियड के लिए कौन सी कंट्रीज हैं जिनको कि इलेक्ट किया गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो एज यूजुअल इसमें 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। कौन सी कंट्रीज हैं इसमें इस बार? तो फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकेंड है सोमालिया, थर्ड है डेनमार्क, फिर इसके बाद फोर्थ है ग्रीस और फिफ्थ है पनामा। ये 5 कंट्रीज हैं, ठीक है। रिसेंटली हाला तोमास डॉटर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आइसलैंड। रिसेंटली क्लॉडिया शिनबॉम हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये बन गई हैं पहली वुमेन प्रेसिडेंट मैक्सिको के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है
Recently, which city of Kerala has been officially declared as India's first UNESCO City of Literature? तो केरला की कौन सी सिटी है जिसको ऑफिशियल तौर पे डिक्लेयर किया गया एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोझिकोडे। ठीक है, कोझिकोडे केरला में है और इसको डिक्लेयर किया गया एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। इसी के साथ इसने ज्वाइन कर लिया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को। ठीक है, तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को स्टैब्लिश किया गया था 2004 में और इसके थ्रू अर्बन डेवलपमेंट प्रमोट होता है थ्रू क्रिएटिविटी, जिसमें अब तक 300 सिटीज लगभग इंक्लूडेड हैं ग्लोबली इन द फील्ड्स लाइक लिटरेचर और इसके अलावा क्राफ्ट्स एंड म्यूजिक। ठीक है, कुछ और इंडिया की सिटीज कौन सी हैं जिसमें इंक्लूडेड हैं? इसमें पहला है श्रीनगर एंड जयपुर, ये इंक्लूडेड है इसमें इन द फील्ड ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। ठीक है, इसके बाद सेकेंड सिटी है इसमें मुंबई, मुंबई को इसमें इंक्लूड किया गया है एज द फिल्म सिटी। फिर इसके बाद थर्ड है चेन्नई, चेन्नई, ग्वालियर एंड इसके अलावा वाराणसी, इनको इंक्लूड किया गया है एज द म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक सिटीज। और फिर इसमें फोर्थ है हैदराबाद इन टर्म्स ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये कुछ इंडिया की सिटीज हैं जो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड थी। अब इसमें कोझिकोडे को भी इंक्लूड किया गया है एज द इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, चलिए कुछ सिटीज देखते हैं जो न्यूज में आए। पहला क्वेश्चन है, Recently, the World Crafts Council has officially recognized which city of India as a World Craft City? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर क्योंकि लार्जेस्ट सिटी है जम्मू एंड कश्मीर की, इसको डेजिग्नेट किया गया एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल। और ये जो रिकॉग्निशन है ये शेयर किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। तो ये जो चीज़ है ये हाईलाइट करती है सिटी के स्किल्ड और डेडिकेटेड आर्टिजन्स को, और इस अवार्ड के थ्रू उनको ऑनर किया गया है, हम कह सकते हैं। पर्पस यहाँ पे क्या है? श्रीनगर के यूनिक ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को प्रोटेक्ट करना, इससे शोकेस होता है इनका ग्लोबल एडमायरेशन एंड कल्चरल रिचनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है श्रीनगर। Recently, the Union Cabinet has approved 2869.65 crore rupees development plan for Lal Bahadur Shastri International Airport. It is located in which Indian city? ये जो एयरपोर्ट है ये लाई करता है वाराणसी में। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, which city hosted the conference on India's progressive path in the administration of criminal justice system? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? आंसर है कोलकाता। Dnipro city recently seen in the news due to missile attack is located in which country? Dnipro city लाई करती है यूक्रेन में। न्यूज में क्यों आई थी? क्योंकि रशिया ने इसके ऊपर अटैक किया था थ्रू मिसाइल्स। According to IQ Air, which city has been ranked recently as the most polluted city globally? IQ Air के मुताबिक काठमांडू मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द UNCTAD रिपोर्ट, India dropped to what position in 2023 in terms of FDI inflows? तो UNCTAD के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया किस पोजीशन पे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ FDI inflows इन 2023? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया ड्रॉप हुए हैं बाय 43% इन 2023, और इसी के साथ ये वैल्यू पहले $49 बिलियन थी 2022 में, और 2023 में घट के हो गई है $28 बिलियन। ठीक है, ग्लोबली भी अगर हम देखें तो FDI डिक्लाइन हुआ है ओवरऑल बाय 2%। कुछ कंट्रीज हैं जहां पे काफी रिडक्शन देखा गया FDI इनफ्लो में, जैसे कि हो गई इंडिया, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और USA जैसी कंट्रीज। इंडिया का जो ग्लोबल FDI रेसिपिएंट रैंक है वो 8 से 15 पे चला गया है इन 2023, बट फिर भी हम टॉप 5 में आते हैं फॉर अट्रैक्टिंग द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस डील। ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की पोजीशन फिलहाल 15th है इन टर्म्स ऑफ FDI इनफ्लो। ठीक है, चलिए कुछ रैंक्स एंड इंडिसेस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024? सबसे पहले याद रखिएगा कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें इंडिया की रैंक थी 63। ठीक है, टॉप मोस्ट कंट्रीज में कौन सी रही? तो आंसर है स्वीडन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की रैंक है 176। टॉप 3 कंट्रीज की बात करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट थी एस्टोनिया, सेकेंड था इसमें लग्जमबर्ग, और थर्ड थी जर्मनी। ठीक है, Which public sector company was awarded with the 3rd rank in the talent development category at the ATD Best Awards 2024? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा NTPC। What is the rank of India in the World Economic Forum's Travel and Tourism Development Index 2024? इसमें इंडिया की रैंक है 39। Recently, India has secured what position in the global domestic airline market? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का एविएशन सेक्टर
बेसिकली असेंड हुआ है टू द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट। इसी के साथ हम फिफ्थ से थर्ड पोजीशन पे अब आ चुके हैं, ठीक है। तो एवरेज ईयरली ग्रोथ रेट कितना रहा एयरलाइन सीट कैपेसिटी में, ये 6.9% था और लो कॉस्ट कैरियर्स अब डोमिनेट करते हैं विथ 78.4% ऑफ मार्केट शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपली याद रखना है कि इंडिया की पोजीशन थर्ड है इन द ग्लोबल डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट, ओके। नेक्स्ट है, which state government recently announced an increase in the annual income limit for the creamy layer of other backward classes from 6 lakh rupees to 8 lakh rupees? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है कि एनुअल इनकम लिमिट फॉर द क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी को इंक्रीज किया जाएगा? पहले 6 लाख रुपए था, अब ये 8 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये डिसाइड किया है हरियाणा स्टेट ने। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है नायाब सिंह सैनी। इन्होंने अनाउंस किया है कि जो एनुअल इनकम लिमिट है फॉर द क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी, ये 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख कर दी गई है। और ये जो रिजर्वेशन कोटा होगा फॉर ओबीसीज इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोजीशंस, ये राइज होगा फ्रॉम 15% टू 27%। ये अलाइन करता है विद सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी। पर्पज यहाँ पे क्या है, जो भी ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं इस स्टेट में, उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया गया है और साथ ही यूथ को ताकि बेनिफिट पहुंचाया जाए इन द गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, हरियाणा स्टेट। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, परियेज लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू द डेथ ऑफ मगर क्रोकोडाइल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये जो लेक है यहाँ पे एक आग लग गई थी और ये लाई करता है गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से एक जुवेनाइल मगर क्रोकोडाइल की ट्रेजिक डेथ हुई है और बहुत सारे टर्टल्स भी मारे गए हैं इस दौरान। इसी वजह से ये न्यूज में आ गया था, ठीक है। टर्टल्स साथ ही जो मगर्स होते हैं हमारे, दोनों ही के दोनों प्रोटेक्टेड स्पेशीज हैं अंडर इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात सामने आती है कि हमें और ज्यादा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मेजर्स लेने चाहिए और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे जरूरत है इन द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अफेक्टिंग सेंसिटिव हैबिटाट्स लाइक दिस लेक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक वेटलैंड है, साथ ही लार्जेस्ट वाटर बॉडी है खेड़ा की, ठीक है। तो परियेज लेक कहाँ पे है? आंसर है गुजरात। Recently, which state government has introduced the first AI-based smart fence project named as LA Fence to reduce the human-wildlife conflict? यहाँ पे आंसर हो जाएगा केरला, ठीक है। Which state और the union territory recently organized the हेमिस फेस्टिवल 2024? हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। Recently, which state has established the world's first conservation and the breeding center for Asian king vultures? आंसर हो जाएगा यूपी। यूपी पहली बार ऐसा कोई सेंटर बनाने जा रहा है एशियन किंग vultures के लिए। स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है झारखंड की, ठीक है। Recently, who became the first Indian table tennis player to win a WTT means World Table Tennis Contender single title? यहाँ पे आपका आंसर है श्रीजा अकुला, दैट इज बी ऑप्शन। श्रीजा अकुला हैदराबाद से हैं और इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर ली है बाय बीइंग द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर जिन्होंने क्लिंच किया WTT कंटेंडर सिंगल्स टाइटल। इसके अलावा इन्होंने सिक्योर किया डबल्स टाइटल एट द WTT कंटेंडर लागोस 2024, ठीक है। ये इवेंट लागोस यानी कि नाइजीरिया में हुआ है। कब से कब तक? 19 से 23 ऑफ जून तक। और ये ऑफर करता है प्राइज ऑफ $80,000, ठीक है। इन्होंने किसको हरा के ये जीता है? तो याद रखिएगा यिजेई दिंग को, ठीक है। यिजेई दिंग जो है ये एक चाइनीज प्लेयर है। तो इसी के साथ इनका प्रोवेस शोकेस होता है एड ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक्स, जहाँ पे ये ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुला। ये पहली इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है टू विन अ वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल टाइटल। आइए कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। फर्स्ट है, डेविड जॉनसन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? डेविड जॉनसन का हाल ही में निधन हो गया है और ये एक क्रिकेटर थे। दिनेश कार्तिक हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? इन्होंने अपना रिटायरमेंट हाल ही में अनाउंस किया और ये भी एक क्रिकेटर थे। निखत जरीन हु रिसेंटली वन द गोल्ड मेडल एट अलॉर्डा कप 2024 बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? निखत जरीन ने हाल ही में अलॉर्डा कप के दौरान गोल्ड मेडल जीता है और ये एक बॉक्सर है, बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है। सुनील छेत्री हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? सुनील छेत्री एक फुटबॉल प्लेयर है। मनिका बत्रा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? मनिका बत्रा एक टेबल टेनिस प्लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है, recently which ministry has signed a pact with the National Dairy Development Board to upgrade the bio containment facility at CCSNAIH Pakpat? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने पैक्ट साइन किया है NDDB के साथ? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है।
तो इसके अंदर में जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है अलॉन्ग विद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। पर्पज यहाँ पे क्या है, बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी को अपग्रेड करना। कहाँ पे, एट चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ बागपात। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वर्थ है 160 करोड़ रुपीस और लगभग 20 महीने लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। और इस बॉडी की बात करें तो ये एक एपेक्स लैब है जो कि 2010 में फॉर्म किया गया था। ये कंडक्ट करता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग को फॉर वेटरनरी वैक्सीन। और ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ सेक्रेटरी अलका उपाध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी मिनिस्ट्री है जो इससे एसोसिएटेड है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। चलिए यहाँ पे कुछ हम मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है, recently the Ministry of Coal has initiated India's first ever pilot project for underground coal gasification in which Indian state? Ministry of Coal ने इनिशिएट किया इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। किस स्टेट में? यहाँ पे आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट। कहाँ पे? कस्ता कोल ब्लॉक पे, झारखंड के जमतारा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है और इसको लीड किया ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने। ये जो इनिशिएटिव है इसका पर्पस क्या है? कोल को ट्रांसफॉर्म करना इनटू मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इन सीटू गैसिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो गैसेस हैं इनका ब्रॉड इंडस्ट्रियल यूज है, जैसे कि सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाता है, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर सिंथेसिस में और इसके अलावा एक्सप्लोसिव्स को मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, तो पर्पज यहाँ पे क्या है? इंडिया की कोल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करना विद सस्टेनेबल एप्लीकेशन। ठीक है, Recently, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship collaborated with which country to energize agriculture sector of India with emerging skills? इसके लिए Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये कोलैबोरेशन किया है। ईश्वरम पोर्टल recently seen in the news is launched by which ministry? ये पोर्टल है Ministry of Labour and Employment का। Which ministry recently organized the Global Wind Day event with the central theme of Pavan Urja powering the future of India? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड द फास्ट ट्रैक इमाइग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम? इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द लैंडिंग ऑफ द पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल? कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया इसकी लैंडिंग को? आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसरो। ठीक है, इसरो यानी कि सी ऑप्शन। इसरो ने अचीव किया है 3rd सक्सेसफुल लैंडिंग अपने पुष्पक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का और इसको टेस्ट किया गया अंडर चैलेंजिंग कंडीशंस। ये जो व्हीकल है इसमें कंपोनेंट्स को रीयूज किया गया फ्रॉम प्रीवियस फ्लाइट्स और एडवांस्ड सेंसर्स को एम्प्लॉय किया गया फॉर प्रिसाइज लैंडिंग। तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि लॉन्च कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो सके सिग्निफिकेंटली। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है बेसिकली वैलिडेट करता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को इंक्लूडिंग एडवांस्ड एरर करेक्शन एल्गोरिथम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर ऑपरेशनल सक्सेस के लिए और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए इन द स्पेस मिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इसरो। इसरो ने डेमोन्स्ट्रेट किया है इसकी लैंडिंग को। चलिए कुछ स्पेस करंट अफेयर्स देखते हैं लास्ट स्लाइड में। स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच 2 कंट्रीज? ये सैटेलाइट एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है फ्रांस और चाइना के बीच का। Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission recently seen in the news was launched by which space organization? MEVN mission है NASA का। Which aerospace company recently has signed an agreement with UAE's Edge Group to collaborate on drones, missiles and cyber technologies? Here answer is Adani Defense. Starship spacecraft recently seen in the news is built by which organization? Answer is SpaceX. और लास्ट है, रिसेंटली नासा कोलैबोरेटेड विद विच स्पेस एजेंसी टू डेवलप अ स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम फॉर द मून? तो नासा ने कोलैबोरेट किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ, जिसके बाद वो मिलकर डेवलप करेंगे एक स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम मून के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। एक बात और यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि आप इन लेक्चर्स से थोड़ा भी बेनिफिट उठा रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताया करिए, जिससे कि दूसरे लोग जो यहाँ पे पहली बार विजिट करते हैं, पहली बार आते हैं, उन्हें इस चैनल पे ट्रस्ट हो सके और उन्हें लगे कि वाकई हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको फील होता है कि आपके जो नॉलेज है करंट अफेयर्स की उसमें इजाफा हो रहा है, या फिर आपके मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, या फिर आप जब एग्जाम पे बैठते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो वहाँ पे आप करंट अफेयर्स का पोर्शन अच्छे तरीके से कवर कर पाते हैं, तो प्लीज़ आप जो है कॉमेंट्स में ज़रूर कुछ लिखिएगा।
एनीथिंग यू लाइक, अगर वो अच्छा है तो भी, अगर वो बुरा एक्सपीरियंस है आपका तो भी आप लिख सकते हैं। कोई अगर इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.